क्या हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। दिन भर आप ऐसी 100 बात सुनते हैं, लेकिन 100 बात की एक बात यह है कि सवाल उछालने से जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। जब घड़ी इशारा करे 9 बजे रात का, वक्त 100 बात की एक बात का। किशोर अजवाणी के साथ IBN 7 पर। और बारी है आज का दंगल की। यूपी के कैराना के हिंदू परिवारों के पलायन का काला सच सामने आ गया है। केंद्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट से कैराना से पलायन की सच्चाई सामने आई है। आयोग की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि कैराना से हिंदुओं का पलायन हुआ था और इस पलायन की वजह जो आयोग ने बताई है वो बेहद चौंकाने वाली है। आयोग की रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि हिंदू परिवारों के पलायन की वजह डर थी। अब आयोग की रिपोर्ट सामने आने के बाद एक बार फिर से कैराना पर सियासत गर्मा गई है। देखिए कैराना के काले सच पर हमारी ये रिपोर्ट, उसके बाद करेंगे इस पर चर्चा। यूपी के शामली जिले के कैराना पलायन मामले पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट में कैराना से हिंदू परिवारों के पलायन की बात साफ तौर पर मानी गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह पलायन डर का नतीजा है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2013 में हुए मुजफ्फरनगर दंगों के बाद कैराना में 25 से 30 हजार मुस्लिमों को बसाया गया। इस पुनर्वास में कैराना की सामाजिक स्थिति बिल्कुल बदल गई और इस वजह से यहाँ कानून व्यवस्था भी बदतर होती चली गई। रिपोर्ट में इसी को हिंदुओं के पलायन की एक बड़ी वजह बताया गया है। बता दें कि कैराना पलायन की वजह से यूपी की सियासत गर्मा गई थी और अब NHRC की रिपोर्ट के बाद राज्य सरकार दोषियों पर कार्रवाई की बात कर रही है। मानवाधिकार ने सरकार को नहीं कुछ कहा है, पुलिस को कहा है और अधिकारी से रिपोर्ट मांगी है और जो रिपोर्ट वहां जाएगी और अगर कहीं पर किसी का जो दोषी कोई है तो उस पर कार्रवाई होगी। बता दें कि इसी साल जून में बीजेपी सांसद हुकुम सिंह ने ऐसे 346 लोगों की सूची जारी की थी जिन्होंने एक समुदाय विशेष की उगाही करने और सुरक्षा खतरों की वजह से कैराना छोड़ा था, जिसके बाद बीजेपी ने पलायन का मुद्दा जोर शोर से उठाया था। तब राज्य सरकार ने इसे झूठ बताकर खारिज कर दिया था, लेकिन अब मानवाधिकार आयोग की मुहर लग जाने के बाद बीजेपी पश्चिमी यूपी में ध्रुवीकरण के लिए इसका जमकर इस्तेमाल कर सकती है। अब रिपोर्ट आने के बाद बीजेपी ने यूपी सरकार पर निशाना साधा है और कहा कि ये सब जंगलराज का नतीजा है। परिवार के लोग सिर्फ आपस के झगड़े में लगे हैं और यूपी में बड़ी तादाद में लोग पलायन कर रहे हैं क्योंकि आतंक का वातावरण बनाया गया है। पूरे यूपी में जंगल राज है। बैड गवर्नेंस के कारण या सांप्रदायिक तनाव के कारण पलायन करना यह देश के लिए अहितकर है और उसके ऊपर सरकारों ने झूठ बोलने और वोट बैंक की राजनीति नहीं करनी चाहिए। बहरहाल इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद कैराना का मामला एक बार फिर गरमाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। वो भी तब जबकि राज्य में चुनाव को बमुश्किल 6 महीने का वक्त बचा है। सियासी सरगर्मियां पहले ही तेज हो चुकी हैं। ये मसला कानून व्यवस्था के मसले से ऊपर उठकर सियासी मुद्दे में तब्दील हो चुका है। शायद यही वजह है कि सरकार सब कुछ जानते हुए भी ये कबूल करने को तैयार नहीं कि कैराना में कुछ तो गड़बड़ है। जाहिर ऐसे में विपक्ष हमलावर है और उसके हमलावर होने की बड़ी वजह यूपी में होने जा रहा विधानसभा चुनाव भी है। अखिलेश रस्तोगी के साथ शलभ मणि त्रिपाठी, लखनऊ, IBN 7। कैराना के काले सच पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान जुड़ चुके हैं। परिचय करा देती हूँ। बीजेपी के नेता मनीष शुक्ला हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मोहम्मद शाहिद हमारे साथ हैं और कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता आलोक शर्मा जी। मोहम्मद शाहिद, पहला सवाल आपसे। NHRC की रिपोर्ट आई है, अब क्या कहेंगे आप, क्योंकि आप तो शुरू से नकारते आए हैं, वहां का पुलिस प्रशासन सिरे से नकारता आया है। नौजोत जी, बड़ा अजीब मतलब जो NHRC है देश का, आप देखिए कि जिस भारतीय जनता पार्टी के जिन सांसद ने ये लिस्ट जारी की थी पलायन की, मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाह रहा हूं, और उन्होंने उसी लिस्ट को खुद नकारा कि हाँ इसमें गलत लोगों के नाम चले गए। एक बात, उसके बाद इस देश के बड़े बड़े चैनलों ने वहां पर जांच करी जो बिल्कुल सच्चाई से बिल्कुल परे निकली। ये आपको भी पता है, पूरे देश को पता है उन चैनलों के बारे में। लेकिन अब इस रिपोर्ट के बाद क्या कहेंगे? उन्होंने जो आंकड़े दिए थे, आंकड़े अलग थे, लेकिन देखिए नहीं, सीधे तौर पर मोहम्मद शाहिद जी, एक भी व्यक्ति अगर पलायन करता है और वो
लचर कानून व्यवस्था की वजह से पलायन करता है, क्योंकि उसको वहां पर सुरक्षा नहीं मिल रही है, इस वजह से वो पलायन करता है। रंगदारी वहां पर मांगी जाती, लोग सुरक्षित नहीं है, घर बहू बेटियां सुरक्षित नहीं है। अगर इस वजह से पलायन करते हैं तो जिम्मेदारी तो आपकी बनती है ना। चलिए मान लेते हैं कि वो जो बीजेपी के नेता ने लिस्ट जारी की थी वो आंकड़ा गलत था, हम मान लेते हैं। मान लीजिए कि एक ही व्यक्ति ने पलायन किया, पूरी तरह से गलत था। मैं तो कह रही हूँ मानिए कि एक ही व्यक्ति ने पलायन किया। नहीं, मैं ये नहीं कर रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूं, एनएचआरसी ने उन बिंदुओं पे कोई चर्चा, इन बिंदुओं पर कोई चर्चा करी, उन बिंदुओं की कोई जांच करी, जो राष्ट्रीय चैनलों ने जो रिपोर्ट पेश करी, क्या उस पर जांच करी? सवालिया निशान है। एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में 2017 में चुनाव है, आज उसकी रिपोर्ट जब आपको पूरी जांच ईमानदारी के साथ करनी चाहिए। देखिए, एनएचआरसी इस देश का संवैधानिक आयोग है, उसको बड़ी गंभीरता के साथ उस पर जांच करनी चाहिए। एक यानी आप इस रिपोर्ट को नहीं मानते कि जब नहीं, जिन लोगों के नहीं, जो लोग दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, ये सरकार ने कह दिया। मानते ही नहीं ना। मैं आपके चैनल आपने इस पूरे मामले को सियासी मुद्दा बना लिया, आपने कानून व्यवस्था का मुद्दा माना ही नहीं। शुरू से अखिलेश यादव यही कह रहे थे कि ये तो कानून व्यवस्था का मुद्दा है ही नहीं है। नहीं, जब उत्तर प्रदेश में कोई कानून व्यवस्था जब खराब नहीं है तो क्यों कानून व्यवस्था से उसको जोड़ा जाए? आप जहां पे बैठी हैं वहां पे बगल में हिंदुस्तान का जो दिल है, दिल्ली, उसकी कानून व्यवस्था इस देश में सबसे बदतर है। कभी किसी ने डिबेट करी? किसी चैनल ने उसे कभी डिबेट करते हैं? हम लोग करते हैं, करते हैं। आप नहीं आते उस डिबेट में, लेकिन हम करते हैं दिल्ली पर। आप हमको बता दीजिए, दिल्ली नहीं, दिल्ली पे कोई एक दिन बता दीजिए हमको, दिल्ली पर नहीं, उत्तर प्रदेश पर रहेंगे। मनीष जी दिल्ली की मानने को तैयार नहीं है, वो कह रहे हैं कि ये सिरे से खारिज कर रहे हैं इस रिपोर्ट को। देखिए नवजोत जी, उत्तर प्रदेश में श्री अखिलेश यादव के संरक्षण में अपराध और अपराधी फल फूल रहे हैं। जून में जो आरोप श्री हुकुम सिंह जी ने लगाया था वो बिंदुवार सत्य निकला। 147-48 परिवारों का पलायन उन्होंने बताया था। हो सकता है 147 की जगह 120 तो उन्होंने 115 रहे, उन्होंने बाद में क्यों कहा कि हाँ इसमें नाम गलत आ गया? साहिब जी सुन लीजिए, साहिब जी आप बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था, क्योंकि आप आलोक जी को भी इंक्लूड करेंगे, फिर बहस को ओपन करेंगे। मनीष जी जवाब। शाहिद जी, तथ्य को आप नकार रहे थे। जब जून में आरोप लगा था तो विभिन्न समाचार पत्र और इलेक्ट्रॉनिक चैनलों ने जो रिपोर्ट दिखाई थी उसी को आप नकार रहे हैं, उसको आप उल्टा बता रहे हैं। उस समय भी सभी समाचार पत्रों ने इसी बात को बताया था। और जो बाइट्स आ रही थी कि लोग यमुना नगर पलायन कर गए थे, वहां जाकर लोगों ने बाइट लिया था। उन लोगों ने कहा था कि कानून व्यवस्था के वजह से हम छोड़ के आए हैं। साहिब जी, कैराना जैसे कस्बे में जहां 90,000 जनसंख्या है, एक पेट्रोल पंप नहीं रन कर पा रहा है। लीटर से नाप कर पेट्रोल पंप दिया जा रहा है। किस दशक में आप 60-70 के दशक के कैराना आपने बना दिया, आपकी सरकार ने बना दिया। अलीगढ़ में क्या हुआ? अलीगढ़ में भी इसी तरह से बिकाऊ है मकान, इस तरह की तख्तियां लगी। 2117 छात्राओं ने लिखा मुख्यमंत्री जी को कि छेड़छाड़ हो रही है, और मुख्यमंत्री जी ने उस पर कार्रवाई नहीं की। जो छेड़छाड़ का आरोपी था उसके चिट्ठी लिखने पर एसएसपी का तबादला करते हैं। मुख्यमंत्री जी के संरक्षण में उत्तर प्रदेश में मां बेटियों के साथ छेड़छाड़ हो रहा है, चूंकि गृह मंत्रालय उनके पास है। जवाब लूंगी, लेकिन आलोक जी आपको भी इंक्लूड करना चाहूंगी। जिस वक्त ये पूरा मामला आया था, कांग्रेस की तरफ से जो तमाम मीडिया में बातें कही जा रही थी वो यही थी, एक ही लाइन थी, कानून व्यवस्था को लेकर तो कांग्रेस भी बात नहीं कर रही थी। ये कहा जा रहा था कि बीजेपी कम्युनल डिवीजन करती है और सिर्फ चुनावों के मद्देनजर ही हो रहा है। लेकिन अब इस रिपोर्ट के बाद आलोक जी अब क्या कहेंगे? एनएचआरसी की रिपोर्ट में भी यही बात कही गई है। देखिए, मैं समझता हूं कि जिस तरह से कानून और व्यवस्था की स्थिति उत्तर प्रदेश में खराब है वो जग विदित है, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। जहां तक विषय कैराना का है तो कैराना की जो हुकुम सिंह जी सांसद थे वो स्वयं अपनी रिपोर्ट के ऊपर यू टर्न लेकर चले गए थे। एनएचआरसी की रिपोर्ट में क्या कहा गया है, क्या नहीं कहा गया, वो पूरे तथ्य सामने नहीं आए हैं। अगर इस तरह के 10 लोगों की भी कोई रिपोर्ट आती है तो क्या उस पर उत्तर प्रदेश सरकार कार्रवाई करेगी? लेकिन इस पूरी रिपोर्ट से 2 चीजें साफ हो गई हैं कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी कम्युनल लाइन पे डिवीजन करना चाहती है। दूसरी चीज, कहीं ना कहीं एक वर्ग को उत्तर प्रदेश की सरकार संरक्षण देती है, ऐसा दिख रहा है। दूसरी तरफ यह भी स्पष्ट होता है कि 73 सांसद आने के बाद भी बीजेपी हिंदुओं के पलायन को वहां से नहीं रोक पाई है। तो ये लोग अपना अपना जो दाग अलाप रहे हैं केवल चुनाव को देखकर अपना आलापा जा रहा है। आलोक जी, कांग्रेस ने भी तो यही बोला। नहीं, सांसदों ने कितने सांसदों अरे कितने सांसदों ने प्रश्न उठाया है? संसद के अंदर क्या, संसद के अंदर एक भी प्रश्न उठाए वहां पर? आलोक जी, उस वक्त आप लोग नहीं, संसद के अंदर क्या एक भी सांसद ने प्रश्न उठाया है वहां पर? आप लोग केवल उत्तर प्रदेश के चुनाव को ध्यान में रखकर सारी रणनीति अपना रहे हैं। आलोक जी क्यों देश को भ्रमित कर रहा हूं? उन्होंने रिपोर्ट किसको दी?
मीडिया चैनल्स को, विषय को जो बीजेपी के, कर रहे हैं। अरे भाई जो बीजेपी के इशू उठा है, हुकुम सिंह जी सांसद है हमारे। मैं समझता हूं कि उन्होंने यू टर्न लिया है और उन्हीं मीडिया चैनल्स पर लिया है। अगर उनके पास कोई तथ्य थे तो उन्होंने गवर्नर को क्यों नहीं लिखा? उन्होंने मुख्यमंत्री को कोई चिट्ठी क्यों नहीं लिखी? उन्होंने देश के गृह मंत्री को कोई चिट्ठी क्यों नहीं लिखी? उत्तर प्रदेश उन्होंने प्रधानमंत्री को कोई चिट्ठी क्यों नहीं लिखी? बहुसंख्यक वर्ग भी वोटर है, क्यों आप तुष्टीकरण का खेल कर रहे हैं? और समाजवादी पार्टी के साथ मत खड़े होइए। नहीं, हम नहीं खड़े, हम तो दोनों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। आप दोनों एक सिक्के के पहलू हैं। एक वर्ग को लुभाना चाहता, दूसरा दूसरे वर्ग को लुभाना चाहता। हुकुम सिंह अपने बयानों से अपने चैनल पर बैठकर मुकर गए। कांग्रेस के लोगों को डिबेट से भाग गए। जून में हुकुम सिंह को मैंने भागते हुए देखा टीवी चैनल की डिबेट। अलीगढ़ के इशू पे आपने क्या कहा? अरे भाई हमने क्या कहा क्या नहीं कहा? आप केंद्र में बैठे, वो राज्य में बैठे। मोदी साहब बताएं, हिंदुओं के ठेकेदार बन के बैठ के आप वोट लेकर आते हैं, हिंदुओं के पलायन को आप 2.5 साल से नहीं रोक पाए कि कानून व्यवस्था संघीय ढांचे में मुझे पता है, पूरी तरह से पता है, लेकिन गवर्नर किस लिए होता है, सांसद किस लिए होते हैं, सांसद किस लिए होते हैं? नहीं, आप वोट मांगेंगे कानून व्यवस्था पर, फिर कहेंगे साहब मुद्दे पर आते हैं मोहम्मद शाहिद जी। हमारा मुद्दा नहीं, राज्य सरकार किस लिए है वहां पर? गवर्नर किस लिए बैठे हैं? मनीष जी, क्या उन्होंने किसी एक ने भी गृहमंत्री को लिखा है? आपसे ये सवाल है, NHRC की रिपोर्ट में सीधे तौर पर ये कहा गया, लोग जी एक मिनट, सीधे तौर पर ये कहा गया है, मैं आंकड़े पर अगर हम ना भी जाए, ठीक है भूल जाइए आंकड़ा, पर सीधे तौर पर मोहम्मद शाहिद, अगर एक भी व्यक्ति पलायन करता है इस वजह से कि वो खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा, तो वहां की खराब कानून व्यवस्था के लिए जिम्मेदार तो आप ही होंगे ना? आप इस बात को कबूलते नहीं है क्योंकि आप कानून व्यवस्था का मामला ही नहीं इसको मानते। आप मानते हैं कि ये तो सियासी मामला है, आप भी सियासी रोटियां सेक रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार ने कभी भी धर्म और जात की राजनीति कभी नहीं करी। उसके अलावा कोई राजनीति नहीं की आप लोगों ने? एक सवाल, धर्म और राजनीति के अलावा, अरे भाई खामोश रहिए, अरे भाई खामोश रहिए, आपको कौन सुन रहा है? नहीं सुन रहे हैं, टेलीविजन ही नहीं पा रहे हैं। टेलीविजन ना हो तो कोई सुनेगा भी नहीं आपको भाई। नहीं शाहिद जी सुन, आप अपनी बात रखिए, सब लोग को सुन रहे हैं, आप अपनी बात देखिए। मैंने कहा नवजीत जी, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है इस पूरे मुद्दे की, कैराना की जो बात है, उसमें NHRC ने क्या, जो हुकुम सिंह जी ने रिपोर्ट पेश की थी या जो चैनलों ने रिपोर्ट पेश करी थी, उस पर कोई जांच करी कि नहीं करी? क्या हुकुम सिंह जी के उस लेटर पे जांच करी जिसपे उन्होंने यू टर्न लिया? बात यहाँ ये सबसे गंभीर है कि हुकुम सिंह जी को भी बुला के उनसे पूछा जाए कि जो आपने लिस्ट पेश करी थी कि उसके एक भी कार्रवाई आपने की? अरे भाई थोड़ा सा, 5 दिन पहले संयम रखिए, संयम, हत्या हुई है, अरे संयम रखिए, संयम रखिए, अरे कोई हत्या नहीं हुई है, उठा के वहां आदमी लड़ रहे हैं। नहीं वो तो उनके नेता। अरे भाई आपके वहाँ पे विधायक जो दंगे के आरोपी हैं, जमीन कब्जाने छोड़ दीजिए, कार्रवाई करेंगे क्या? जिनको आप महिमा मंडित करते हैं, राष्ट्रीय स्तर के मंच पर आप महिमा मंडित करते हैं, आपके नेता जमीनों पे कब्जे करने छोड़ दीजिए, उसके बारे में क्या कहना है? लड़कियां गलती हो जाती है, लॉ एंड ऑर्डर तो जीरो हो गया उत्तर प्रदेश। ये देखिए नवजोत जी अगर कैराना की बात करेंगी और कैराना की बात करेंगी तो ऑब्वियस है कि वहां के जो दंगाई विधायक है उनका भी नाम आएगा, और जो हुकुम सिंह जी ने जो एक जो फर्जी रिपोर्ट खुद ही कही, आप जबरदस्ती दंगे मत करवाइए। मुजफ्फर मुझे केवल ये बता दीजिए कैराना में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक है आपके अनुसार? दंगे का इतिहास तो कांग्रेस का रहा है, ठीक है, लेकर मलियाना से लेकर भिवंडी से लेकर, अरे भाई आप आप यही बात कांग्रेस के लिए कह रहे हैं मोहम्मद शाहिद साहब। सीधे तौर पर मुद्दे पर आइए, NHRC ने रिपोर्ट दी, नहीं सीधे तौर पर अब सवाल सुनिए, पहले मेरा सवाल सुनिए। अब डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी से 8 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है, जवाब आपको देना है। एक स्वायत्त संस्था है जिसने अपनी रिपोर्ट दी है कैराना को लेकर, अब ये बताइए जवाब देने में किसी तरह की कोई भी कमी नहीं की जाएगी। जो लोग, अगर इस तरह की घटना हुई है, मैंने आपको पहले भी कहा, अगर इस तरह की कोई घटना हुई है तो वहां पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई। आपने जांच करवाई? नहीं, जैसा NHRC ने कहा है मैंने वो बात कही आपको। अभी उसमें NHRC की बात मैंने आपको बताया कि NHRC के ऊपर एक ये भी बिंदु जाता है कि उन्होंने जो पॉइंट रखे गए थे, जो टेलीविजन के द्वारा रिपोर्ट पेश की गई थी,
उस पर जांच करिए कि नहीं करिए। एनएचआरसी करेगी, आप लोगों ने जांच क्यों नहीं की? आप वहां पर सत्ताधारी दल हैं, आपके किसी दल ने वहां पर जांच की क्या? ने कैसे रिपोर्ट पेश करी? क्या किसी सरकारी एजेंसी ने उत्तर प्रदेश की ने को पब्लिसाइज किया कि साहब वहां पर नहीं है? और फिर अगर मगर क्यों लगा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के सांसद समाजवादी पार्टी के पहिए दोनों फेल हो गए, कहां बचा? पंचर हो गए। सरकार देखिए पूरी साइकिल जब हो गई। हुकुम सिंह साहब ने जब अपनी रिपोर्ट को खुद ही खारिज कर दिया तो जांच का विषय कहां बचा? मैं ये पूछना चाहता हूं चैनल के माध्यम से, कहिए ना कि वहां पर कुछ नहीं हुआ, बोलिए। शाहिद जी, लगता है कि मुझे लगता है कि आप या तो आपको याद नहीं है या याद न करने का आप ढोंग कर रहे हैं। हुकुम सिंह जी ने कहा था मुझे पूरी तरह से याद है, व्यवस्था के नाते ये स्थिति मुझे आई है। पूरी तरह से सुनिए, आपके झुठला देने से, आपके झुठला देने भर से हुकुम सिंह जी ने कुछ नहीं होने जा रहा है। आप सिंह जी ने लगातार ये कहा कि कानून व्यवस्था के नाते से उनका वीडियो निकालिए, मैं चैनल के नाम ले रहा हूँ आपके चैनल पर, उन लोगों की रिपोर्ट निकालिए कि उन लोगों ने क्या रिपोर्ट पेश की थी। बहन बेटियों के साथ वहाँ पे लोगों ने कहा, उन लोगों ने इंटरव्यू दिया कि मैं कारोबार करने के लिए गया, मैं नौकरी करने के लिए गया, किसी ने पलायन नहीं किया। लोगों ने ये भी कहा वहां पर, और राष्ट्रीय चैनल है और दो देश के बड़े चैनलों की बात कर रहा हूँ। आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, मैं उस बात को मानती हूँ। आप कह रहे दिखाइए, मैं कह रही हूँ हाँ ऐसी रिपोर्ट्स दिखाई गई थी, लेकिन मेरा सवाल जिसका जवाब आपने अभी तक नहीं, मैं मान रही हूँ आपकी बात, आपकी बात मान रही हूँ, मैं अपने चैनल की बात कर रही हूँ, मैं किसी और चैनल की बात नहीं कर सकती। हमारे चैनल ने, हमारे रिपोर्टर ने ये बात कही थी, वो वहाँ पर जांच के लिए गए थे, लेकिन एक बात और सामने आई थी। मोहम्मद शाहिद साहब मेरी बात सुनिए ना, मोहम्मद शाहिद साहब सुनिए, वहाँ का जो जनसंख्या का आंकड़ा है जिसमें 80% मुस्लिम है, 20% हिंदू लोग हैं, जाहिर सी बात है वो जो 20% हिंदू लोग हैं उन्होंने ही ये बात कही थी कि वो खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि उनसे रंगदारी मांगी जाती है, वो वहां पर सुरक्षित नहीं है, सेफ नहीं है। इसी बात को लेकर, ठीक है पलायन के वो कुछ कारण हो सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो असुरक्षित महसूस करते हैं, ये भी एक वजह है पलायन की। इस पर यह भी बात सामने आई थी, लेकिन इस पर क्या आपने सुरक्षा दी? नहीं, मैंने क्या कहा आपको कि इस तरह की कोई, देखिए कभी कभी ऐसा होता है नवजोत जी, टेलीविजन के एंकर हो, चाहे प्रिंट मीडिया के लोग हो, चाहे कोई लोग हो, जाके क्या चाहे यहाँ पे असुरक्षा का माहौल है। अब वो बेचारा जिसको कुछ नहीं मालूम, कभी टेलीविजन नहीं देखा, कभी मीडिया से रूबरू नहीं हुआ, उसने कह दिया हाँ नहीं है, उसने कहा ये ऐसा होता है, उसने कहा हाँ नहीं है। भाई कभी ये भी तो दिया, लेकिन एक बड़ा मुद्दा है, बहस हो सकती है, लेकिन इस पर बहस भी चलती रहेगी क्योंकि चुनाव करीब हैं और एनएचआरसी की रिपोर्ट ने एक बार फिर से इस पूरे मामले को हवा दे दी है, जिसको तमाम सियासी पार्टियां जाहिर सी बात है सियासी मुद्दा बनाएंगी, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा कोई समझेगा नहीं।